हेलो स्टूडेंट्स, O2IS अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम डेली के 10 MCQs को प्रैक्टिस करते हैं और ये जो MCQs हैं आपके करंट अफेयर्स के ऊपर बेस्ड रहते हैं। तो आज के MCQs शुरू करने से पहले अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारी O2IS अकेडमी की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर ही आपको PDF मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन से, दैट इज़ रिलेटेड टू प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, जो आजकल या फिर बहुत ज़्यादा जो न्यूज़ में चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको अलग अलग इसके रिगार्डिंग जैसे ज्ञानवापी मॉस्क हो गया, बाबरी मस्जिद हो गया है ना, अयोध्या भूमि हो गया, राम जन्मभूमि हो गया, तो इन सब के रिगार्डिंग ये जो एक्ट है ये हमेशा न्यूज़ में चलता रहता है। तो इसके रिगार्डिंग बात कर लेते हैं कि ये जो एक्ट है 1991 में पार्लियामेंट ने इसको पास किया था, इनैक्ट किया था। लेकिन ये एक्ट बात करता है कि अगर कोई भी प्लेस ऑफ वर्शिप है उसके अंदर किसी भी अगर गॉड को वर्शिप किया जा रहा है तो उसके लिए यहाँ पे इन्होंने एक पर्टिकुलर डेट भी रख दी, दैट इज़ 15 अगस्त 1947। तो 15 अगस्त 1947 के बाद से जो भी गॉड को या फिर जो भी रिलीजन को वर्शिप किया जा रहा है जिस भी प्लेस पे, वो सारी की सारी जो प्लेसेस हैं वो इंटैक्ट रहेंगी। यहाँ पर कोई भी जो रिलीजन और जो कोई भी गॉड है उनको चेंज नहीं किया जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग लेकिन इस एक्ट के अंदर आपको एक एक्सेप्शन रख दी थी कि जो अयोध्या जन्मभूमि है या फिर राम जन्मभूमि और जो बाबरी मस्जिद का केस है इसके अंदर इसको इंक्लूड नहीं किया गया, क्योंकि उससे पहले भी जो अयोध्या की राम जन्मभूमि है उसके ऊपर केस चल रहा था। तो ये एक्ट बात करता है कि अगर पहले से ही कोई केस चल रहा है तो वो उस प्लेस को इस प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो दैट मीन्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट हो जाएगी और जो सेकंड स्टेटमेंट है दैट इज करेक्ट, तो आपका आंसर बनेगा 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने गवर्निंग काउंसिल की जो 5th मीटिंग है उसको चेयर किया है, जिसके अंदर उन्होंने बात करी है कि हम NIIF का यूज कर सकते हैं PM गति शक्ति स्कीम के लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट NIIF की इसका क्या रोल रहता है और ये किस चीज़ के रिगार्डिंग है। तो यहाँ पे 2015 के अंदर एक ऐसी कंपनी को बनाया गया जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इन्वेस्टमेंट करने वाली है। इस जो कंपनी का स्टेक है 49% जो स्टेक है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, बाकी जो 51% जो स्टेक है वो यहाँ पे अलग अलग डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास है। इवन आपको देखने को मिलेगा कि जो NIIF है वो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर रजिस्टर करी गई है। तो क्योंकि हम PM गति शक्ति स्कीम के अंदर बात करते हैं हमारी कंट्री के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की, उस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए यहाँ पे कहीं ना कहीं से तो फंड आएगा। तो यहाँ पे हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने यही बोला है कि हम इस फंड का या फिर इस NIIF का यूज कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। तो आप देखेंगे कि दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट्स है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू बोरियल फॉरेस्ट, जिनको हम टाइगा फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं, जो कि ज़्यादातर आपको ऐसी कंट्रीज जो कि आपके टूवर्ड्स आर्कटिक रीजन लाई करती हैं, जैसे कि रशिया हो गया, USA, कनाडा, नॉर्वे, स्वीडन, है ना, इन सारी कंट्रीज में ये जो बोरियल फॉरेस्ट्स हैं ये आपको देखने को मिलते हैं। जो बोरियल फॉरेस्ट्स हैं वो उनका एक पर्टिकुलर परसेंटेज है हमारी ग्लोब के ऊपर, जो कि आपको देखने को मिलेगा कि इतना ज़्यादा तो नहीं होता, खैर 70% तक तो नहीं जाता है। अप्रॉक्सीमेटली 20 to 30% के अराउंड आपको बोरियल फॉरेस्ट जो हैं वो ओवरऑल आपको देखने को मिलेंगे। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाएगी और यहाँ पे आपने इनकरेक्ट स्टेटमेंट को ही चूज करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूँ कि ये जो बोरियल फॉरेस्ट है इनकी एक पर्टिकुलर आपको फीचर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको इन फॉरेस्ट के अंदर जो ट्रीज होते हैं ये कॉनीफेरस ट्रीज होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडे रीजन में रहते हैं तो चांसेस रहती हैं स्नो की। तो जो भी हार्श कंडीशंस हैं उनको सर्वाइव करने के लिए इनके कुछ पर्टिकुलर फीचर्स रहते हैं, जैसे कि आपको इनके ट्रायंगुलर लीव्स देखने को मिलते हैं जिनको हम कॉनीफेरस ट्री स्पीशीज के नाम से भी जानते हैं। और इसके अंदर आपको अलग अलग ट्रीज देखने को मिलते हैं, जैसे कि अलग अलग स्पीशीज देखने को मिलती है, पाइन होगी, स्प्रूस होगी, फिर होगी, है ना, पॉपुलर एंड बर्च होगी। तो दैट मीन्स आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएगी और आपका जो आंसर बनेगा 2 ओनली, बिकॉज यू हैव टू आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। तो रिसेंटली इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया है और ये देखा गया है कि पिछले बहुत सारे सालों से इंडिया का जो रैंक है वो यहाँ पर 10th था, लेकिन अभी इंडिया ने CCPI रिपोर्ट के अंदर 8th रैंक अचीव कर लिया है। दैट मीन्स 2 रैंक्स जो हैं वो हमने क्लाइम किया है। वो इसीलिए क्लाइम किया है क्योंकि हमारे आपको देखने को मिला होगा कि हमारे बहुत ज़्यादा नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, जिसके अंदर हम बात करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा जो एनर्जी है वो रीन्यूएबल सोर्सेज से लेकर आएंगे और कम
कार्बन एमिशंस को करने की बात करते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग ये जो रिपोर्ट है इसमें आपको देखने को मिला होगा कि हमारा जो इंडिया है उन्होंने 2 रैंक्स को क्लाइंब अप कर लिया है। तो आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगी। फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं कि CCPI को एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन यहाँ पे निकालते हैं जो कि एक जर्मन वॉच, जो कि एक नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जर्मनी के अंदर। तो ये जो इंस्टीट्यूशन है ये यहाँ पर बात करता है कि 63 नेशंस प्लस जो यूरोपियन यूनियन है, तो इन्होंने कार्बन एमिशंस को कम करने के लिए कितना काम किया है। तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे कंट्रीज को रैंकिंग प्रोवाइड करवाई जाती है। इवन अगर आप इस रिपोर्ट के अंदर देखेंगे कि पहले जो 3 रैंक है वो किसी को नहीं दिए जाते। दैट मीन्स जो किसी भी कंट्री ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया कि उनको पहले 3 रैंक्स दिए जाएं, और हमारे इंडिया का रैंक 8th आया है। तो इसके रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स हैं ये करेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू उदा देवी पासी। तो इनके रिगार्डिंग आपको 2 स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करी हैं, आपने करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। तो अगर मैं उदा देवी पासी जी के बारे में बात करूं, जो कि 1857 के रिवोल्ट के अंदर भी इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्टिव रही थी। ये एक तरह से हमारे इंडियन फ्रीडम फाइटर्स जो हैं इनके अंदर कंसीडर करी जाती हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिला होगा कि जो उदा देवी पासी जी हैं इनका जो जन्म है वो लखनऊ वाले रीजन में हुआ था, और इवन यहाँ पे जो बेगम हजरत महल हैं उनके जो गार्ड्स हैं उनमें भी ये एक मेंबर रह चुकी हैं। तो इन्होंने भी 1857 के जो रिबेलियन है उसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। तो यहाँ पे आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगी। इवन यहाँ पे जो 6th नवाब हैं अवध के, उनके भी विमेन स्क्वाड में ये मेंबर रह चुकी हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूँ, इवन यहाँ पे अलग अलग चीज़ों के रिगार्डिंग, ब्रिटिशर्स के रिगार्डिंग इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किए, और यहाँ पे दलित विमेन के जो राइट्स हैं उनके रिगार्डिंग भी ये बढ़ चढ़ कर इन्होंने हिस्सा लिया और लोगों को अवेयर करवाया कि उनके क्या क्या राइट्स हैं। तो देखेंगे आपकी यहाँ पे जो दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स है ये करेक्ट हो जाएगी, और आपका आंसर बनेगा बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू संत कबीर दास। तो अगर मैं संत कबीर दास जी के बारे में बात करूँ तो ये एक भक्ति सेंट है, भक्ति मूवमेंट में एक तरह से पोएट रह चुके हैं। कबीर दास के आपने दोहे भी बहुत ज़्यादा सुने होंगे। तो ये 15th सेंचुरी के अराउंड यहाँ पर एग्जिस्ट करते थे। लेकिन अगर मैं बात करूं कि ये सगुन परंपरा के अंदर बिलीव करते हैं तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। सगुन परंपरा का मतलब है कि भगवान के कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, भगवान के कुछ ना कुछ फॉर्म्स हैं। लेकिन जो संत कबीर दास हैं ये फॉर्मलेस गॉड में बिलीव करते थे। दैट मीन्स जो भगवान है वो निर्गुण फॉर्म है। तो आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट हो जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूँ कि ये बेसिकली अपने मास्टर जो रामनंदा जी हैं उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। इवन यहाँ पे आपको जो संत कबीर जी के वर्सेस हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर भी देखने को मिलेंगे। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपकी जो करेक्ट स्टेटमेंट है दैट इज 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू कोर इन्फ्लेशन एंड हेडलाइन इन्फ्लेशन। तो अगर मैं कोर इन्फ्लेशन और हेडलाइन इन्फ्लेशन के बारे में बात करूं तो यहाँ पे आपको 2 तरह की इन्फ्लेशन जो है ये देखने को मिलती है। इन्फ्लेशन इज रिलेटेड टू कि एक प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो पिछले कुछ सालों में कितना ज़्यादा इंक्रीज किया है। तो यहाँ पे आपको 2 तरह की इन्फ्लेशन देखने को मिलती है। एक है कोर इन्फ्लेशन जिसके अंदर हम ज़्यादातर हर एक चीज़ के जो प्राइसेस हैं उसको इंक्लूड कर देते हैं। लेकिन अगर मैं इन कोर इन्फ्लेशन के साथ फूड एंड फ्यूल प्राइसेस को इंक्लूड कर दूं तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन की जो इन्फ्लेशन है इसको हम हेडलाइन इन्फ्लेशन के अंदर कंसीडर करते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग आपको 2 स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करी गई हैं, आपने करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है, इट इज द मेजर ऑफ टोटल इन्फ्लेशन विद इन एन इकोनॉमी इंक्लूडिंग कॉमोडिटीज सच एज फूड एंड एनर्जी प्राइसेस। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपकी जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं इनको इंटरचेंज किया गया है। तो यहाँ पे आपकी दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो इनकरेक्ट हो जाएगी और आपका आंसर बनेगा नीदर 1 नॉट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू मीजल्स एंड रूबेला। तो रिसेंटली आपने देखा होगा न्यूज़पेपर के अंदर कि कुछ रीजन्स के अंदर मीजल्स और रूबेला का आउटब्रेक हो चुका है, जैसे कि मुंबई वाले रीजन के अंदर। तो इसी के रिगार्डिंग इस क्वेश्चन को ऐड किया गया है। जैसे कि जो मीजल्स एंड रूबेला है, सबसे पहली बात तो ये एक वायरल डिजीज़ है जो कि एक पर्टिकुलर वायरस की स्पीशीज से होता है, जैसे कि यहाँ पे मॉर्बिली वायरस। इवन हमारा जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है इसके अंदर MR वैक्सीन को इंक्लूड किया गया है। तो दैट मीन्स आपको देखने को मिला है कि जो MR वैक्सीन है वो छोटे बच्चों को दी जाती है, और जब भी MR जो है मीजल्स और रूबेला वायरस जो है इन बच्चों को हो जाता है, बहुत ज़्यादा कंटेजियस रहता है, सुअर रहता है, उनके अलग अलग सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इवन ये हाई मोर्टिलिटी रेट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो कई बार आपसे पेपर में पूछा जाता है कि क्या जो MR वैक्सीन है इसको हमारे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन
इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड किया गया है कि नहीं। तो दैट मीन्स MR वैक्सीन इज इंक्लूडेड, यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। तो यहाँ पे आपकी दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू डिस्ट्रिक्ट जजेस। तो जो डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं, जैसे कि आपको पता ही है कि एक डिस्ट्रिक्ट वाले पोर्शन के अंदर सबसे बड़ा जो जुडिशियल अथॉरिटी होता है वो एक डिस्ट्रिक्ट जज होता है, जिसके पास सिविल और क्रिमिनल केसेस की ज्यूरिस्डिक्शन रहती है। तो दैट मीन्स सिर्फ सिविल केसेस यहाँ पर नहीं होगा, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं कि जो डिस्ट्रिक्ट जजेस की अपॉइंटमेंट है, पोस्टिंग है, प्रमोशन है, ये सारी की सारी गवर्नर के द्वारा करी जाती है। दैट मीन्स यहाँ पे गवर्नर के साथ साथ हमें हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी भी यहाँ पे कंसल्टेशन लेनी पड़ती है, तभी डिस्ट्रिक्ट जजेस की प्रमोशन, अपॉइंटमेंट और पोस्टिंग वगैरह जो है इनको किया जा सकता है। तो आप देखेंगे कि सेकंड स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू लीड IT समिट, दैट इज लीडरशिप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन समिट 2022। रिसेंटली ये जो समिट है COP27 के अंदर ही कंडक्ट करवाई गई और इस समिट को होस्ट करने के लिए इंडिया और स्वीडन जो है ये रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। सबसे पहले इस समिट को 2019 में कंडक्ट करवाया गया था और उसके बाद जब भी हमारी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है UNFCCC की, तभी इस कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट करवाया जाता है या फिर इस समिट को कंडक्ट करवाया जाता है। ये समिट बात करती है कि कैसे हम जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो ऐसे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करें जो कि लो कार्बन एमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो दैट मीन्स इट गैदर कंट्रीज, कंपनीज दैट आर कमिटेड टू एक्शन टू अचीव पेरिस एग्रीमेंट, जो कि अल्टीमेटली पेरिस एग्रीमेंट किसके बारे में बात करता है कि हम अपने ग्लोब के टेम्परेचर को 1.5 डिग्री से इंक्रीज नहीं होने देंगे या फिर 2 डिग्रीज तक यहाँ पर लिमिट करेंगे, और लिमिट तभी कर सकते हैं जब यहाँ पर लो कार्बन एमिशन होगी, दैट मीन्स लो ग्रीन हाउस गैसेज होंगी। तो आपकी सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी, इवन आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट हो जाएगी। और रिसेंटली जो 2022 वाली समिट है ये आपकी जो COP27 है उसी के अंदर इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, इसको इंडिया और स्वीडन ने होस्ट किया था। तो आप देखेंगे कि आपकी दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हो जाएगी। तो आई होप आपको यहाँ तक जो करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट करंट अफेयर्स और MCQs के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।